सर 27 कंट्रीज जिसमें सर 19 कंट्रीज सर यूरोज़ोन में आते हैं। 19 कंट्रीज यूरोज़ोन में आते है क्या, डिफाइन कैसे करोगे? यूरोपियन यूनियन क्या है? डोंट स्पीक। of what? Political and economic union of 27 countries of यूरोप, ऐसे पूरा बोलो ना। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, आप ही डिफाइन यूरोजोन। पढ़ा करो भाई, पढ़ो। इधर डिफाइन यूरोजोन। यूरोज़ोन एक ऐसा जोन है जिसमें कंट्री यूरोप की सेम करेंसी मानती है। किसको? यूरोप की करेंसी। यूरोप के करेंसी को? सर एक ऐसा जोन है जिसमें कंट्रीज सेम करेंसी मानती है। हाँ, तो कौन सी करेंसी है वो? यूरो। यूरो एक करेंसी है। ठीक है, मैंने सिंबल बताया था आप लोगों को, ये सिंबल होता है। ठीक है, तो यूरो जोन इज अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज आउट ऑफ 27 कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन विच कंसिडर यूरो एज देयर करेंसी, तो उसको यूरो जोन बोलते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। गौरव, इधर देखा करो, पहले तो पढ़ा करो। टेल मी हाउ मेनी टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर देयर? टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मुझे शोर थ्रोट हो सकता है कि सुनने में हो, तो दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर ना। So there are 4 tools of democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट democracy. Initiative, bill, initiative, referendum, plebiscite, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट, plebiscite, हाँ। recall. रिकॉल। गुड, बैठ जाओ। डिफाइन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या बता रहे हो? नहीं, कीप योर हैंड डाउन। मैं अपने आप पूछूंगा जिसे पूछना हो। विनीत, इतना जल्दी जल्दी पेज पलट रहे हो, ये पेज घर पे पलटा करो। मुश्किल से 8-10 इंफॉर्मेशन करते हैं हम, उनमें से भी मैं बहुत को कई बार रिपीट कर देता हूँ। डिवीजन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट और कल्चर। हाँ, कल्चर के बेस पे डिवीजन होना। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस होना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। ठीक है, लैंग्वेज, रीजनल डिवाइड, तो डिवीजन को बोलते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, बैठ जाओ। जो हमने कल पढ़ा था यूरोपियन यूनियन, उसका हेडक्वार्टर है, बोलो मत, ब्रुसेल्स। एंड ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, उस यूरोपियन कंट्री में उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, एंड ब्रुसेल्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ठीक है, देन यूरोपियन यूनियन जो है, उनकी एक यूरोपियन काउंसिल है, या उनका एक यूरोपियन पार्लियामेंट है। एक तरह से जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, तो उनकी भी एक पार्लियामेंट है। ठीक है,
उसका हेडक्वार्टर है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, तो वो वहां पे जाके मिलके बैठते हैं और कोई डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन लेते हैं वो, ठीक है। तो उसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ठीक है। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। बुक निकालो। तो अभी तक हमने 3 डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला था टू फ्रेम बेसिक रूल मिनिमल कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। ये मिनिमल कोऑर्डिनेशन भी यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। हालांकि यूपीएससी आप में से काफ़ी सारे ग्रेजुएशन के बाद देंगे, लेकिन ये यूपीएससी ने ये वर्ड पूछा था कि क्या लिखा हुआ है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो मिनिमल कोऑर्डिनेशन, मिनिमल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सोसाइटी के लोग कम से कम एक किसी बात पे तो एग्री हो, ठीक है। हो सकता है दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रेस, ठीक है, डिफरेंट उनका लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन वो कुछ बेसिक चीज़ों पे एग्री करेंगे तो एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। मिनिमल कोऑर्डिनेशन से होगा क्या, उनमें आपस में बातचीत के रास्ते बने रहेंगे, ठीक है, जिससे सोसाइटी ओवरऑल ग्रोथ होगी सोसाइटी की, ठीक है। तो मिनिमल कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिक रूल बनाना पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या देखा था, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी ये बताना। तो डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है, उसके लिए गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। फिर तीसरा, जो गवर्नमेंट बनेगी तो उस गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट रेंडमली, ठीक है, आर्बिट्रेरली कुछ नहीं कर सकती, उसके पास उसकी पावर जो है वो लिमिट की जाती है। और कैसे लिमिट होती है, एग्जांपल मैंने बताया था फंडामेंटल राइट से, दैट वी हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट दैट लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। कैसे लिमिट करते हैं, हाउ फंडामेंटल राइट लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कैसे करेंगे, कैसे, जुडिशरी से कैसे, if any violation of fundamental right is there, so we can move to the court, and court will make sure that government will not interfere into our fundamental right or will not limit our fundamental right। तो इस तरह से हम गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था तीसरा, इट विल लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट 6 पेज पे देखो, एक बॉय की पिक्चर है, उसके नीचे लिखा हुआ है सो यू फर्स्ट क्रिएट ए मॉन्स्टर एंड देन स्टार्ट वरिंग अबाउट सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये वही बात बोल रहा है कि पहले तो आप लोगों ने गवर्नमेंट नाम का एक मॉन्स्टर क्रिएट कर लिया और फिर ये भी बात कर रहे हैं कि उससे बचा कैसे जाए, ठीक है। I would say why create this monster called government in the first place। तो कह रहा है कि जो मॉन्स्टर हम क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट नाम का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन रखा है कि गवर्नमेंट होगी, तो उसको क्रिएट ही क्यों करना है, ठीक है। तो क्यों क्रिएट करते हैं हम गवर्नमेंट को, टू रन द कंट्री, बिकॉज इन इंडिया वी हैव geographical diversities, ठीक है, from north to south, east to west, we have geographical diversities। geographical diversity का मतलब कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, ठीक है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे डेजर्ट है, ठीक है। so we have geographical diversity and we have diversity among the people, ठीक है। so इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो वी नीड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो हाउ वी विल रन द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी,
for that we have to elect representative. Fine. And those representative will form a government. That's why we need the government, because we are geographically and by population wise India is a diverse country, so it's not possible to implement direct democracy. So in India we need representative democracy. Representative democracy is the another name for indirect democracy. Fine. And that those representative will form a government. और इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट है? कौन सा गवर्नमेंट है इंडिया में? हाँ, विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इज देयर इन इंडिया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, पार्लियामेंट्री. ठीक है, सिट डाउन. डिफाइन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. Parliamentary system is defined as legislative and executive, and executive are इन विच हाँ बोलो, सही बोलो, क्या बोला? in which executive are responsible for legislation. उससे पहले क्या बोला था? Legislative and executive. हाँ, क्या? Parliamentary system is a type of system where legislative are executive and executive are responsible to legislature. लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव है. प्राइम मिनिस्टर एमपी भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है. होम मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, एमपी भी है और होम मिनिस्टर भी है. जब वो पार्लियामेंट में होता है, लोकसभा में, तो वो लेजिस्लेचर का काम कर रहा है. लेकिन जब वो अपने ऑफिस में है होम मिनिस्ट्री के, तब वो एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है. तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर द सेम इन इंडिया. सो इन एनी कंट्री वेयर लेजिस्लेचर आर एग्जीक्यूटिव एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, this type of governance system is called parliamentary system of governance, and we have taken this system from UK, United Kingdom और ब्रिटेन. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है. ठीक है, बैठ जाइए. इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी. मिल गया सबको? ठीक है. एंड कीप पिन ड्रॉप साइलेंस. बोलेगा नहीं कोई भी, क्योंकि उसमें बाकी को वर्ड मीनिंग लिखने में दिक्कत होता है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जस्ट रेज योर हैंड. Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limit to government power. Most of older constitution का मतलब ये है that India was not the first country to form या to frame constitution. हम लोगों से पहले बहुत सारी कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था. ठीक है, तो ये उन ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है जो दूसरी कंट्रीज ने ऑलरेडी बना लिए थे. ठीक है, जैसे हमसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, यूएसए ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था. हालांकि मैंने आपको बताया था इन ब्रिटेन देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस limited themselves largely to allocating. allocate का मतलब होता है assign करना. decision making power and setting some limit to government power. तो most of the constitution में ऐसा होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, ये एलोकेट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. जैसे इंडिया में एलोकेट कर रखा है कि हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. ठीक है, बट मैनी 20th century constitutions of which the Indian constitution is the finest example also provide an enabling का मतलब है किसी चीज को अलाउ करना, allowing. Enabling framework for the government to do certain positive things.
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को अलाउ करता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव चीजें कर सकता है। पॉजिटिव का मतलब है टू मेक पॉलिसी फॉर पब्लिक वेलफेयर। पॉजिटिव थिंग्स करने का मतलब है टू मेक पॉलिसी फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाना, ठीक है। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को पास ऑन करना, कन्वे करना, कन्वे या पास ऑन। टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन होती है डिजायर, एस्पिरेशन, एस्पिरेशंस डिजायर या होप बोल सकते हो आप। क्या उम्मीद है हमें या क्या हमारी इच्छाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो होती है एस्पिरेशन। अगर पूछे व्हाट आर योर एस्पिरेशन इन लाइफ, दैट मीन्स सामने वाला पूछना चाह रहा है कि आप क्या बनना चाह रहे हो लाइफ में, क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ द सोसाइटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट। तो इस रिस्पेक्ट में कि सोसाइटी की एस्पिरेशंस को वो इनेबल करेगा, इस रिस्पेक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छा है। एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल वो देता है, ठीक है। कैसे देता है फाइनेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद ही इंक्लूड कर लिए थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में, तो हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर ली थी। लेकिन हमारे फोरफादर्स को लग रहा था, फोरफादर मतलब वो पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको लग रहा था दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट राइट नाउ ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज। तो उन्होंने क्रिएट किया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल नंबर 36 to 51 तक है। तो दीज आर द थिंग्स, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल, किसी चीज को डायरेक्ट करना, प्रिंसिपल कोई रूल बनाने के लिए, ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारे फोरफादर्स ने कुछ चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्शन दे रखा है। व्हेनेवर इंडियन गवर्नमेंट विल हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब पैसा होगा गवर्नमेंट के पास, एंड विल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज, और इतने बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होगा कि वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। हालांकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में आर्टिकल 36 से 55 के बीच में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, विच टॉक अबाउट UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सिविल लॉज मैंने आप लोगों को कल बताए थे, किस चीज से रिलेटेड होते हैं, मैरिज, अडॉप्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, डाइवोर्स। सो इंडिया में हिंदूज आर देयर, मुस्लिम्स आर देयर, बुद्धिस्ट आर देयर, जैनीज आर देयर, ठीक है, क्रिश्चियंस आर देयर। सो देयर आर, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन हु बिलीव इन डिफरेंट रिलीजन। तो हम सबके सिविल लॉज अलग अलग है। इंडिया में सिविल लॉ फॉर हिंदूज आर डिफरेंट फ्रॉम द सिविल लॉ फॉर मुस्लिम्स। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, हिंदूज में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। पॉली मतलब मल्टीपल, गैमी मतलब मैरिज, गैमी मैरिज, पॉली मतलब मल्टीपल। तो हिंदूज में एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, ठीक है, पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड, बट सेम चीज मुस्लिम्स में अलाउड है इंडिया में।
तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंट सिविल लॉज, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें अलग अलग रिलीजन में अलग अलग हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। बोलिए मत, मुझसे पूछिए, मुझसे बाकी डिस्टर्ब होते हैं। दोबारा से रिपीट करूं तो हर एक जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सबके सिविल लॉ डिफरेंट है इंडिया में। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिला, तब उस टाइम पे इंडिया की यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारे फोरफादर्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं डाले, क्योंकि उनको लग रहा था अगर हम ऐसा करेंगे तो हिंदूज या मुस्लिम्स, उनमें कहीं ना कहीं फैक्शन आ सकता है सोसाइटी में। हो सकता है बहुत सारे मुस्लिम जो इंडिया में रहना चाह रहे हो, फिर वो पाकिस्तान में चले जाएंगे कि आप हमें अलाउ नहीं कर रहे कि हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को कर पाए। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में क्या है? फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है इंडिया में? फंडामेंटल राइट। तो सब अपना अपना रिलीजन को अपने ढंग से कर सकते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है इंडिया में, ठीक है। अडॉप्शन के राइट, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट, जैसे अभी तक कुछ टाइम पहले तक हिंदूज में भी फीमेल का प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट नहीं था, लेकिन अब आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में देयर आर डिफरेंट सिविल राइट्स, सिविल कोड उसको बोलते हैं, वो अलग अलग है। तो स्टार्टिंग में इंडिया की यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारे फोरफादर ने उस चीज को इंक्लूड नहीं किया कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन उस चीज को कहां डाल दिया? डीपीएसपी में। डीपीएसपी क्या है? एस्पिरेशंस हैं, किसकी? हमारे फोरफादर्स की, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि एक दिन ऐसा आएगा इंडिया में जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा। और अभी इसको लेके बहुत ज़्यादा डिमांड थी कुछ टाइम पहले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। हमने बात की थी हर एक पार्टी जो होती है वो एक मैनिफेस्टो जारी करती है इलेक्शन के टाइम पे। तो बीजेपी ने अपने पिछले साल वाले मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिख रखा था कि हम अगर पावर में आए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया में जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। हालांकि उन्होंने बोला था कि हम 370 को रिमूव कर देंगे, उस चीज को उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने बोला था हम राम टेम्पल बनाएंगे, उन्होंने बना दिया, लेकिन सर्टेन थिंग्स है जो उन्होंने बोली थी नहीं पूरी कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो हमारे फोरफादर्स की एस्पिरेशंस हैं, और इन एस्पिरेशंस को फुलफिल करना किसी भी गवर्नमेंट का फंक्शन है या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कमिंग ईयर में आएंगी, ये उनका मानना था, ठीक है। तो ये एक तरह की एस्पिरेशंस हैं जिसमें बहुत कुछ ऐसा लिख रखा है, जैसे इसमें एक चीज ये भी लिख रखी है कि स्लॉटर ऑफ काऊ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें यह भी लिख रखा है कि जो भी अल्कोहल वगैरह है उसका कंजम्पशन नहीं होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रिवेन्यू सोर्स है अल्कोहल। जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज मतलब होता है, एक्साइज ड्यूटी वो होती है जो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। एक्साइज ड्यूटी, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके मैन्युफैक्चर करने पे आपको गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी मिलती है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उसको बंद करे, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम हो जाएगा। अल्टीमेटली उस रिवेन्यू को ही तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए लगा रही है ना। गवर्नमेंट के पास अर्निंग सोर्स क्या है? व्हाट इज द अर्निंग सोर्स ऑफ गवर्नमेंट? टैक्स। अगर एक वर्ड में बोले तो टैक्स। अब टैक्स अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का तो अर्निंग सोर्स क्या है? टैक्स है। लाइट नहीं है क्या? लाइट, ठीक है। सो दीज वर द एस्पिरेशंस ऑफ आवर फोरफादर। तो ये हमारी जो कमिंग गवर्नमेंट आएंगी उनको फुलफिल करना है इन एस्पिरेशंस को। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपकी बुक में है, चैप्टर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है।
आगे देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमने पहले अभी बात की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन एस्पिरेशंस को ऑलरेडी फुलफिल करता है, तो वो चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोसाइटी को चाहिए। तो हम लोग एक स्टेप जाके एडवांस लिख दिया है कि जो आज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आज का मतलब है 1947 में ये चीज़ें नहीं दे सकते, लेकिन एक दिन आएगा कि हम ये चीज़ें देंगे। जैसे इनमें से एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के साथ? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। और राइट टू एजुकेशन जो पहले 45 आर्टिकल में लिखा हुआ था डीपीएसपी के, ठीक है, उसको अब फंडामेंटल राइट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट धीरे धीरे एक एक करके इसके सभी पार्ट्स को इंप्लीमेंट कर देगी। इंप्लीमेंट करने का मतलब है जस्टिसिएबल बना देगी और इनफोर्सेबल बना देगी। पहले एक बार मैं कंप्लीट कर दूं। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि डीपीएसपी में जो जो चीजें लिखी हुई हैं कमिंग गवर्नमेंट्स की, उन सबको फुलफिल करना है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे कोशिश कर रही है। जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल नंबर 45 में लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो राइट टू एजुकेशन देगी, ठीक है। तो उस चीज को उन्होंने आर्टिकल 45 से निकाला और आर्टिकल 21A में लिख दिया। आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन इज योर फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट है तो फर्क क्या हुआ? पहले वो जो 45 में लिखा था नॉन जस्टिसिएबल था, नॉन इन्फोर्सेबल था। अब वो 21 में हो गया तो जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सेबल है। जस्टिसिएबल का मतलब अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही तो वो कोर्ट में जा सकता है कि मुझे फ्री एजुकेशन चाहिए टिल द एज ऑफ 14, ये गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो वो जस्टिस के लिए गवर्नमेंट कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट उस चीज को इन्फोर्स कर सकती है कि इस पर्सन को ये एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब तक डीपीएसपी में है नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो ये एस्पिरेशंस की बात हो रही है, जो ये बात हो रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एडवांस है, उसने कुछ ऐसी एस्पिरेशंस भी लिख रखी हैं जो फ्यूचर में पूरी होगी, ठीक है। और बहुत सारी एस्पिरेशंस उन्होंने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ही पूरी कर ली थी। कोई एग्जांपल बता सकते हो? वेरी गुड, कौन बोला? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट। तो मैंने बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, अमेरिका भी उनमें से एक था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना एडवांस था कि उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तभी दे दी थी। आर्टिकल 326 टॉक अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब यूनिवर्सली अगर आप एडल्ट में आते हो, एडल्ट की डेफिनेशन इंडिया में 18 ईयर्स, तो आपको राइट टू वोट होगा, ठीक है। तो ये एक एस्पिरेशन थी जिसमें हम बहुत एडवांस थे जिसको फुलफिल करने में, ठीक है। तो उन एस्पिरेशंस की बात हो रही है। सोसाइटी विद डीप इंट्रेंस्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। सोसाइटी विद डीप इंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज, मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत फिक्स इनइक्वालिटी है। कौन सी इक्वालिटी? कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी, क्लास के बेस पे इनइक्वालिटी, रिलीजन के बेस पे इनइक्वालिटी, ठीक है। कोई रिलीजन सुपीरियर है, किसी को इन्फीरियर बोलते हैं, कोई कास्ट सुपीरियर है, किसी को इन्फीरियर बोलते हैं, कोई क्लास अपर क्लास है, रिच है तो सुपीरियर मानते हैं अपने आप को, पुअर को इन्फीरियर मानते हैं। तो ये चीजें हमारी सोसाइटी में इंट्रेंस्ड है, फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो उनको रिमूव करने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी देके। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। और जो डीपली इंट्रेंस्ड फिक्स्ड
परमानेंट बोल सकते हो आप, फिक्स का मतलब परमानेंट, जो इनइक्वालिटीज हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की। ऑफ वेरियस काइंड्स मैंने आपको बता दी, कास्ट, क्लास, रिलीजन, इस टाइप की इनइक्वालिटी, इवन रीजनल इनइक्वालिटी है इंडिया में। कल बताया था रीजनल इनइक्वालिटी का एग्जांपल बता सकते हो? मैंने कल एक एग्जांपल बताया था रीजनल इनइक्वालिटी का इंडिया में। नहीं, रीजनल, जब हम बात करें रीजनल मतलब रीजन, एरिया वाइज ढूंढो क्या इनइक्वालिटी बताई थी मैंने। गुड, कि नॉर्थ ईस्ट में एक एमपी है जो राज्यसभा में आता है और जो यूपी से अकेले 31 आते हैं, तो ये रीजनल इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी किसी भी उसमें हो सकती है। इंडिया में बहुत सारी इनइक्वालिटी है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज में भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटी है। नॉर्थ वाले साउथ वालों को बिलो मानते हैं कि वो नीचे हैं, साउथ वाले बोलते हैं नॉर्थ वाले एजुकेशन में हमसे पीछे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इनइक्वालिटी है इंडिया में। Entrenched inequalities of various kind will not only have to set limit on the power of government, they will also have to enable to make something possible. Also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome the forms of inequalities or deprivation. ठीक है, deprivation होता है आपको बेसिक नेसेसिटी ना मिलना, बेसिक चीजें ना मिलना, वो डेप्रीविएशन है। एक्सट्रीम पावर्टी बोल सकते हो आप डेप्रीविएशन को। क्या है डेप्रीविएशन? एक्सट्रीम पावर्टी। एक्सट्रीम पावर्टी का मतलब है खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और रहने को घर नहीं है। फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये तीन चीजें भी नहीं है आपके पास, तो आप एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, तो डिप्राइव्ड हो, किसी चीज से वंचित हो आप। ठीक है, किसी चीज से, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इंपावर करता है। किसको इंपावर करता है? गवर्नमेंट को। कैसे इंपावर करता है? गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाओ, जो गरीब हैं उनके लिए अलग से स्कीमें निकालो। तो ये किसके पास पावर है? गवर्नमेंट के पास। किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। ठीक है, अब हम फोर्थ फंक्शन पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट बना दी, सेकंड फंक्शन में, थर्ड में उस पर लिमिट लगा दी, फोर्थ में उसको इंपावर भी किया। किस चीज के लिए इंपावर किया? कि जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं उनको रिमूव करो। कैसे रिमूव करोगे? इक्वालिटी का प्लेटफॉर्म दो। कैसे दोगे? फाइनेंशियल हेल्प करो लोगों की। ठीक है, एजुकेशनली इंपावर करो उनको, गवर्नमेंट स्कूल खोलो। ठीक है, उनको खाने के लिए मील्स दो, मिड डे मील मिलता है जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, या फिर वैसे भी अनाज मिलता है, जो राशन शॉप होती हैं, राशन शॉप सुनी है? उनको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, FPS। जो राशन की दुकानें उनको बोलते हैं फेयर। फेयर मतलब बहुत मिनिमम दाम पे प्राइस शॉप, मतलब फेयर प्राइस पे वहां पे खाना मिल जाता है, उनको बोलते हैं FPS, फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, इनोवेटिव का मतलब होता है किसी चीज को में कोई नई चीज बताना, किसी चीज इनोवेशन करना, मतलब कोई टू फाइंड आउट न्यू आइडियाज। इनोवेशन का मतलब न्यू आइडिया, कि गवर्नमेंट को पावर दी कि नए नए आइडिया लेके आओ, नई नई स्कीम लेके आओ। ठीक है, और इंपावर करो लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट। बोलो मत यार, एक एक को नहीं बोलूंगा मैं। नहीं समझ में आ रहा है उसको तो वो हाथ खड़ा करेगा, पूछ लेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स। एस्पायर का मतलब वही होता है कि डिजायर उसकी। अभी मैंने उनको बोला है कि मत बोलो, अभी आप बोल रहे हो। इंडिया एस्पायर्स, एस्पायर मतलब हमारी होप है, डिजायर है, टू बी ए सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी बनना चाहती है जहां पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया था कि ये वर्ण सिस्टम होता था पहले।
अर्ली वैदिक पीरियड हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वहां पे एक वर्ना सिस्टम था। वर्ना सिस्टम का मतलब जो पर्सन जो काम करता है उस काम के बेस पे उसको एक वर्ण डिसाइड कर दिया जाता था। धीरे धीरे वो सिस्टम रिजिड हो गया। रिजिड का मतलब है परमानेंट हो गया लेटर वैदिक पीरियड में जाके। ठीक है, कैसे हुआ वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे वो, इवन 11th-12th में हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ोगे, लेटर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे वो परमानेंट हो गया। लेटर वैदिक पीरियड में वो सिस्टम परमानेंट हो गया और वो कास्ट सिस्टम में बदल गया। तो ये एक ऐसा सिस्टम है दैट इज यूनिक इन इंडिया। मैंने आप लोगों को बताया था ये इंडिया में यूनिक है, बाहर जाओगे ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। हालांकि इनइक्वालिटी बाहर भी मिलेंगी लेकिन कास्ट के बेस पे नहीं मिलेगी। आउटसाइड इंडिया जाओगे कलर के बेस पे इनइक्वालिटी मिल सकती है, क्लास के बेस पे इनइक्वालिटी मिल सकती है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, लेकिन कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी इंडिया में ही होती है। तो हमारी सोसाइटी चाहती है कि इस इनइक्वालिटी के सिस्टम को जो कास्ट बेस बना हुआ है उसको दूर किया जाए। ठीक है, सो वो चीज हमारी एस्पायरेशन है। If this is our society's aspiration, the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary step to achieve this goal। तो गवर्नमेंट को हर एक स्टेप उठाना चाहिए कि वो इन चीज़ों को प्रोवाइड कर सके सोसाइटी में। ठीक है, जैसे कास्ट वाले सिस्टम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, रिजर्वेशन पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है कि पार्लियामेंट क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक बार दिया था रिजर्वेशन, उसके बाद से रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने का काम पार्लियामेंट का है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फोरफादर्स का मानना था कुछ साल तक रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन इसलिए देंगे कि जो क्लास या जो पर्सन सोशली सोसाइटी में और इकोनॉमिकली या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, पीछे रह गए हैं। कैसे? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए, पीछे रह गए हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, उनको बराबरी पे लाया जाए इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं था, जो अभी ऐड हो गया बाद में विद 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया और अब रिजर्वेशन इकोनॉमिकली भी मिलता है। पहले किन बेसिस पे मिलता था? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस की वजह से। सोशली बैकवर्ड हो, एजुकेशनली बैकवर्ड हो तो रिजर्वेशन मिलता था। अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो तो भी रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, जो EWS का रिजर्वेशन जो अभी स्टार्ट हुआ है कुछ साल पहले विद 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। ठीक है, in a country like South Africa which had a deep history of racial discrimination, तो साउथ अफ्रीका में क्या था? ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत लंबे टाइम तक रेस चली। ब्लैक को इंफीरियर माना जाता था, वाइट्स को सुपीरियर माना जाता था। ठीक है, तो वहां पे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी एक पर्सन को, नहीं, नेल्सन मंडेला। नेशनल मंडेला। ठीक है, इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? वेरी गुड, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जैसे खुद लिखी है, बायोग्राफी मतलब कोई दूसरा पर्सन लिखेगा आपके लिए। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्लैक वर्सेस वाइट की रेस में काफी लंबा संघर्ष किया था, काफी लंबे टाइम तक ये जेल में भी रहे, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था। ये गांधी को फॉलो करते थे, ही वाज ए गांधीयन, तो वो नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे। ठीक है, इनको बाद में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। कौन सा है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत रत्न। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया।
ठीक है, सिविलियन मतलब किसी भी नॉर्मल पर्सन को मिल सकता है, मिलिट्री अलग होगा, सिविलियन अलग होंगे, ठीक है। वो अवार्ड्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अभी के लिए आप ये लिख लो, ही नेशनल मंडेला, और एक पर्सन और है, आज तक 2 ही फॉरेनर लोगों को भारत रत्न मिला है, तो दूसरा कौन है आपको फाइंड आउट करके लाके आना है। नहीं, ठीक है, वो तो बाद में इंडियन ही हो गए थे। तो एक फॉरेनर और है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। उनकी पार्टी को रेड शर्ट के नाम से जानते थे, ठीक है। नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, तो हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, हु वाज द सेकंड फॉरेनर हु गोट द भारत रत्न बिसाइड नेल्सन मंडेला। इसके अतिरिक्त कौन था जिसको भारत रत्न मिला, ठीक है। एंड भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? अच्छा, दूसरा एक चीज और आपको फाइंड आउट करके लेके आनी है, जिस मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था उस मूवमेंट का नाम क्या था, नेम ऑफ द मूवमेंट जिसको इन्होंने लीड किया था उस मूवमेंट का नाम। और तीसरा, साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल हैं। कितनी कैपिटल हैं? 3 कैपिटल हैं। उन तीनों कैपिटल्स के नाम, 3 कैपिटल साउथ अफ्रीका की, केप टाउन नहीं है, कोई भी कैपिटल नहीं, 3 कैपिटल साउथ अफ्रीका की क्या है, ठीक है। उन तीनों के अलग होने के रीजन क्या, क्यों वो अलग अलग हैं कैपिटल? पहला क्या था सर, क्या हु इज द सेकंड पर्सन हु गोट भारत रत्न बिसाइड नेशनल मंडेला हु वाज द फॉरेनर, ठीक है। सॉरी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अतिरिक्त कौन दूसरा ऐसा फॉरेनर था जिसको भारत रत्न मिला? दूसरा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट दैट लीड बाय नेल्सन मंडेला? तीसरा, नेम द 3 कैपिटल सिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये आप लोगों को करके लेके आना है। आओ दोबारा से उस पे आओ, कॉपी में। दैट आई डोंट नो कि साउथ अफ्रीका के 2 देखो, बस चुप पढ़ो। नेक्स्ट, इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, यार बोला मत करो। इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. More positively, a constitution may enshrine means include, शामिल करना, may enshrine the aspiration of a society. The framers of Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a minimal dignity. Dignity मतलब self-respect. And social self-respect, minimum material well-being. मिनिमम मटेरियल वेलबींग का मतलब वही है जो मैंने अभी बात की थी, फूड टू ईट, ठीक है, शेल्टर टू लिव एंड क्लोथ टू वियर। तो ये मिनिमम मटेरियल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की। तो हर एक पर्सन के पास ये चीज होनी चाहिए। ये टू मेक श्योर इंडियन गवर्नमेंट का काम है, और ये एस्पिरेशन इंडियन गवर्नमेंट को फुलफिल करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures. Positive welfare measures के साइड में लिख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स। पॉजिटिव वेलफेयर मेजर मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स। Some of which are legally enforceable. उनमें से कुछ ऐसी हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एक्ट है, एक्ट से स्कीम बनी है। एक्ट तो बनेगा गारंटी करने के लिए, उसी पे मैं आ रहा हूं अभी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी स्कीम, बोलो बोलो मत, मुझे बोले दो। ये स्कीम इस बात को श्योर करती है, टू मेक श्योर कि अगर गांव में, रूरल एरिया में कोई पर्सन है जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो उसको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसको इन्फोर्स करने के लिए कि ऐसा हो, इसके लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया 2009 में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, या स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। तो एक्ट बनाया गया टू मेक श्योर कि रूरल एरिया में लोगों को 100 दिन का रोजगार मिले। तो यही बात यहां बोल रहा है, टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सेबल। तो कुछ ऐसे हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए एक्ट का प्रोविजन है। हाँ, गारंटी, ठीक है। 2009 में चलाई गई थी ये स्कीम, तो आपको डेट भी याद रखनी है। और ये सिर्फ रूरल एरिया के लिए है, अर्बन के लिए नहीं है, इसलिए बीच में रूरल आता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में ऐसी कोई स्कीम नहीं है अभी तक। तो ये स्कीम का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है बिकॉज इट इज लीगली इन्फोर्सेबल। लीगली इन्फोर्सेबल कब हो सकती है? जब एक्ट बनेगा। अदरवाइज गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, तो वो स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक उसको बैक करने के लिए कोई एक्ट नहीं बना रखा गवर्नमेंट ने, ठीक है। जैसे आयुष्मान भारत बना रखा है इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, बैक करने के लिए कोई एक्ट नहीं है, तो आपको नहीं मिल रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो, कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ नहीं मिला तो आप कोर्ट पहुँच सकते हो कि मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला, तो कोर्ट आपको वो दिलवाएगा, ठीक है। तो वो होता है लीगली इन्फोर्स करना। तो लीगली इन्फोर्स कब हो सकती है कोई चीज़ इंडिया में? जब उसके लिए कोई एक्ट बना हो। और एक्ट कौन बना सकता है? पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एक्ट बनाने का प्रोविजन या तो पार्लियामेंट के पास है या स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। अब ऊपर वाला कार्टून देखो, रीड ए कार्टून, पढ़ो इसको एक बार। जब मैं पढ़ने को बोलूं तो मन मन में पढ़ा करो, बाकी भी पढ़ रहे होते हैं तो उनको डिस्टर्ब मत करो। और किसी का कुछ रह जाता है, अगर नहीं लिखा जाता, इसीलिए आपको वीडियो मिल रहे हैं कि घर पे जाके उस चीज को दोबारा नोट डाउन कर लिया करो। कार्टून ये बता रहा है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उनको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी की एस्पिरेशंस कुछ और थी और सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी की एस्पिरेशंस कुछ और थी। उन्हीं एस्पिरेशंस का एक एग्जांपल है, कुछ लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय सॉन्ग बनाओ वंदे मातरम को, कुछ कह रहे थे बनाओ जन गण मन को, ठीक है। तो वहां पे एस्पिरेशंस अलग अलग थी लोगों की, तो उन एस्पिरेशंस को टैकल करना गवर्नमेंट का काम है, ये इस कार्टून की हेल्प से बताया गया है। तो नेहरू गवर्नमेंट ने कैसे टैकल किया? एक को राष्ट्रीय गीत बना दिया और एक को राष्ट्रीय गान बना दिया, ठीक है। तो जो वंदे मातरम है, ठीक है, ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चटर्जी और चट्टोपाध्याय दोनों ही नाम बोल सकते हैं, उनके दोनों ही नाम सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था क्या? वंदे मातरम। कहां लिखा था? आनंद मठ में। उनका एक बुक है आनंद मठ, उसमें उन्होंने ये राष्ट्रीय गीत लिखा था जो हमारा है, ठीक है, वंदे मातरम। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ बुक का नाम है किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की, ठीक है। और जनगण मन कहां से लिया गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था।
किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप एक दो चीजें याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को कब? He was the first Asian to get Nobel Prize. He was the first, not only Indian, first Asian to get Nobel Prize. पहला नोबेल प्राइज देने वाला पहला वो एशियन था, जिसमें एशिया में किसको मिला था? उसने 1911 में एक बुक लिखी थी, गीतांजलि। इसकी पोएम का कलेक्शन है ये। ठीक है, इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ द पोएम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1911 में वो पोएम लिखी और उन पोएम को लिखने के लिए उन पोएम का सार उन्होंने बुक का नाम लिखा गीतांजलि की। गीतांजलि में वो सारी पोएम है। तो गीतांजलि के लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को करके आना है, इन हाउ मेनी फील्ड एवरी ईयर नोबेल प्राइज आर गिवन? कितने फील्ड्स में नोबेल प्राइज को दिया जाता है? ठीक है, वो फील्ड का नंबर और हर एक फील्ड का नाम। इन हाउ मेनी फील्ड्स नोबेल प्राइज आर गिवन एवरी ईयर? कितने फील्ड्स में दिया जाता है? जैसे फिजिक्स एक फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो ऐसे कितने फील्ड हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है? ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल एक पर्सन था जिसने डायनामाइट बनाया था। एक्सप्लोजिव होता है डायनामाइट। ठीक है, तो उनकी जो वेल्थ है उस वेल्थ में से दिया जाता है ये, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने सोसाइटी में एक ऐसी चीज बना दी जो वेलफेयर नहीं कर रही, सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर रही है, डायनामाइट। ठीक है, तो उनकी डेथ के बाद उनकी जितनी कैपिटल थी, उनका जितना वर्थ था, उसमें से हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं पब्लिक वेलफेयर में, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उनको। ठीक है, तो ये कार्टून पढ़ लिया। तो एस्पिरेशंस क्या थी? कुछ चाह रहे थे वंदे मातरम, कुछ चाह रहे थे जनगण मन। तो उन दोनों की एस्पिरेशंस को फुलफिल किया गवर्नमेंट ने। एक को राष्ट्रीय गान बनाया, एक को राष्ट्रीय गीत बनाया। अब आ जाओ नीचे क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स have to address themselves to very different aspirations. Here is Nehru trying to balance between different visions and ideologies. Ideology मतलब thought. Can you identify what these different type groups stand for? तो मैंने बता दिया वो किसके लिए हैं। एक चाह रहे हैं कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान बनाया जाए, दूसरा चाह रहे हैं वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाया जाए। हाउ डू थिंक प्रिवेल्ड? प्रिवेल्ड का मतलब होता है स्टैंड आउट, कि वो चीजें कैसे स्टैंड आउट की, आगे चली। प्रिवेल्ड करने का मतलब होता है चीजों को कैसे वो एग्जिस्टेड रही, एग्जिस्ट करना या स्टैंड आउट करना। ठीक है, हाउ द थिंग्स प्रिवेल्ड इन दिस बैलेंसिंग एक्ट। तो ये बैलेंसिंग एक्ट में चीजें कैसे प्रिवेल्ड हुई कि एक को राष्ट्रीय गान बना दिया गया और एक को राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। तो ऐसे वो चीजें प्रिवेल्ड हुई। ऐसे गवर्नमेंट ने अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस की एस्पिरेशंस को फुलफिल किया। ठीक है, नीचे आ जाओ दोबारा से लास्ट लाइन में। एज वी गो ऑन स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड दैट सच इनेबलिंग मीन्स टू मेक समथिंग पॉसिबल, सच इनेबलिंग प्रोविजंस हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज प्रोविजंस are found in the section of fundamental rights। मतलब किनके बारे में बात कर रहा है? जो उसने बताया कि लीगली इन्फोर्सेबल कुछ चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई हैं, तो उन लीगली इन्फोर्सेबल चीजों के बारे में हमें प्रीएम्बल से पता लगता है। प्रीएम्बल से कैसे पता लगता है? प्रीएम्बल में हमने पढ़ा था जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, तो प्रीएम्बल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जो हमें मिलेंगी। ऐसे ही फंडामेंटल राइट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिन चीजों को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो चीज लीगली इन्फोर्सेबल है। अभी जैसे मैंने राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया था, लीगली इन्फोर्सेबल है, नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट में जा सकते हो।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इंजॉइंस गवर्नमेंट, इंजॉइन का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, या मैंने बताया था प्रोस्क्राइब करना कल वाली क्लास में, ठीक है। तो यहां कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लगेगा इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। 6 इंस्ट्रक्शंस बनाए ना, डायरेक्शन, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो इंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसी ही कुछ चीजें डीपीएसपी में लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दिया, जो गवर्नमेंट को फुलफिल करनी है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल गवर्नमेंट to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society। just का मतलब है fair and right, ठीक है। just का मतलब यहाँ पे fair and right। तो हमने चौथा फंक्शन पढ़ा है कि गवर्नमेंट का काम है लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इंपावर किसने किया है, सॉरी गवर्नमेंट को इंपावर किसने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।